हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ही होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के कुछ जरूरी क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होंगे, बहुत जरूरी होंगे। ओके, आज हम पढ़ेंगे। आज का टॉपिक क्या रहेगा हमारा? आज का टॉपिक रहेगा हमारा इमरजेंसी केयर एंड कॉमन ड्रग यूजेस। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ का हमारा खत्म हो गया है। ठीक है, चाइल्ड हेल्थ का जो टॉपिक दिया हुआ था, सिलेबस दिया हुआ था, वो हमारा खत्म हो गया है। अब क्या आया हमारा? अब हमारा प्राइमरी हेल्थ केयर के बारे में पढ़ेंगे हम। प्राइमरी हेल्थ केयर के जो टॉपिक दिए हुए हैं उन टॉपिक में से पढ़ेंगे हम। तो चलिए, अब बिना देरी किए हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, A patient presents with acute asthma attack. First drug of choice in emergency is। मतलब एक रोगी तीव्र अस्थमा अटैक के साथ आता है, आपात स्थिति में पहला चयन कौन सा दवा होगा? बताइए, अगर कोई अस्थमा पेशेंट आता है, एक रोगी तीव्र अस्थमा मतलब कि उसे बहुत ज्यादा अस्थमा अटैक आया हुआ है, ठीक है, सीरियस है वो पेशेंट, तो उस स्थिति में, इमरजेंसी स्थिति में पहला चयन कौन सी दवा होगा? मतलब कि पहली दवाई आप क्या देंगे अस्थमा पेशेंट को? बताइए, इनमें से क्या देंगे आप अस्थमा पेशेंट को? चलिए, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन क्या कहते हैं हमारे? ऑप्शन देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए हमारा इप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड। ऑप्शन बी हमारा हाई डोज इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब सल्बुटामॉल, मतलब उच्च मात्रा में बीटा 2 एगोनिस्ट सल्ब्यूटामॉल। तो ऑप्शन सी हमारा इंट्रावेनस कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ऑप्शन डी हमारा मैग्नीशियम सल्फेट इंट्रावेनसली मतलब मैग्नीशियम सल्फेट अंतःशिरा। तो बताइए, राइट आंसर क्या हुआ? अगर एक अस्थमा अटैक वाला रोगी आपके पास आता है तो आप उसे इमरजेंसी में कौन सी दवाई देंगे? बताइए, कौन सी दवाई देंगे? इनमें से क्या देंगे इमरजेंसी में? अस्थमा अटैक सीवियर अटैक है, ठीक है, तीव्र अटैक है अस्थमा अटैक। तो बताइए, इमरजेंसी स्थिति में आप पहली दवाई कौन सी चयन करेंगे? पहली दवाई कौन सी चूज करेंगे? बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए, ठीक है। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा आप, क्योंकि ये जो क्वेश्चन आप पढ़ेंगे ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। एग्जाम में बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं ये सब क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो अस्थमा अटैक के लिए हम क्या देते हैं? अस्थमा अटैक के लिए इमरजेंसी में हम देंगे उच्च मात्रा में बीटा 2 एगोनिस्ट। क्या देंगे? उच्च मात्रा में बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब सल्बुटामॉल देंगे हम, ठीक है। हाई डोज इनहेल्ड बीटा 2 एगोनिस्ट मतलब सल्बुटामॉल, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीव्र अवस्था में सल्बुटामॉल जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकस को तेजी से खोलते हैं और सांस लेने में तुरंत राहत देते हैं ये, ठीक है। क्या करते हैं? बीटा 2 एगोनिस्ट ब्रोंकस को तेजी से खोलते हैं और सांस लेने में तुरंत राहत देते हैं। तो हम क्या देंगे? सल्बुटामॉल, ठीक है। उच्च मात्रा में बीटा 2 एगोनिस्ट सल्बुटामॉल देंगे। तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर बी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा टू क्वेश्चन है हमारा, इन केस ऑफ सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया इन अनकॉन्शियस पेशेंट प्रेफर्ड रूट ऑफ गिविंग ग्लूकागन इज मतलब बेहोश अनकॉन्शियस, बेहोश को हम बोलते हैं अनकॉन्शियस। तो बताइए, बेहोश या फिर अनकॉन्शियस रोगी में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के मामले में ग्लूकागन देने का प्राथमिक मार्ग है। बताइए, प्राथमिक मार्ग कौन सा है? कौन से मार्ग से देते हैं ग्लूकागन? राइट आंसर बताइए। तो ऑप्शन ए है हमारा मौखिक, ऑप्शन बी इंट्रावेनस मतलब अंतःशिरा, ऑप्शन सी है इंट्रामस्कुलर मतलब अंतःपेशी, ऑप्शन डी हमारा सबक्यूटेनियस मतलब उपकृषि। तो बताइए, राइट आंसर क्या हुआ? बेहोश या फिर अनकॉन्शियस रोगी में गंभीर हाइपोग्लाइसीमिया के मामले में ग्लूकागन देने का प्राथमिक मार्ग क्या है? क्या है बताइए, इनमें से क्या हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पेशेंट बेहोश है, ठीक है। बेहोश रोगी को हम हाइपोग्लाइसीमिया के मामले में ग्लूकागन देने का प्राथमिक मार्ग क्या है?
बताइए, पेशेंट तो बेहोश है, तो बेहोश पेशेंट को हम मौखिक तो दे नहीं सकते हैं ना, बेहोश पेशेंट को हम मौखिक दवाई नहीं दे सकते हैं, कोई भी मेडिसिन मौखिक नहीं दे सकते हैं, ठीक है, तो मौखिक होगा नहीं हमारा। ओक्रेसिस सबक्यूटेनिस, सबक्यूटेनिस भी नहीं दिया जाता है, ठीक है, और क्या इंट्रावेनस, इंट्रावेनस भी नहीं दिया जाता है, तो क्या देते हैं, अंतापेशी, अंतापेशी, अंतापेशी क्यों देते हैं, चलो बताती हूँ। इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर लगा लीजिए पहले आप, इंट्रामस्कुलर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए, इंट्रामस्कुलर। इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बेहोश रोगी में हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ग्लूकागन अंतापेशी रूप से दिया जाता है, क्योंकि अंतःशिरा मार्ग तुरंत उपलब्ध नहीं होता। क्या होता है, अंतःशिरा मार्ग तुरंत उपलब्ध नहीं होता है, मतलब कि अंतःशिरा जो मार्ग है वो तुरंत उपलब्ध नहीं होता है, क्योंकि कई लोगों की वैन नहीं मिलती है, टाइम लग जाता है, तो उसे ढूंढने से अच्छा है कि आप अंतापेशी दे दें, ठीक है, इंट्रामस्कुलर दे दें। इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इंट्रामस्कुलर इसका राइट आंसर हो जाएगा, अंतापेशी है, ठीक है। बेहोश रोगी में हाइपोग्लाइसीमिया के लिए ग्लूकागन अंतापेशी रूप से दिया जाता है, क्योंकि अंतःशिरा मार्ग तुरंत उपलब्ध नहीं होता है, ठीक है, तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा थ्री क्वेश्चन है हमारा, विच एंटीबायोटिक इज ड्रग ऑफ चॉइस फॉर टिटेनस प्रोफिलैक्सिस इन इमरजेंसी बाउंड्स, मतलब टिटनेस प्रतिरोध हेतु घावों में चयनित एंटीबायोटिक कौन सा है, बताइए, टिटनेस प्रतिरोध हेतु आपात घावों में चयनित एंटीबायोटिक कौन सा है, कौन सा एंटीबायोटिक देंगे इनमें से, बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का, तो राइट आंसर क्या होगा, पहले ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए है पेनिसिलिन जी, ऑप्शन बी है हमारा टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन सी है हमारा मेट्रोनिडाजोल, ऑप्शन डी है हमारा एरिथ्रोमाइसिन, तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। टिटनेस प्रतिरोध हेतु आपात घावों में चयनित एंटीबायोटिक कौन सा है, आपात घावों में कौन सा चयनित एंटीबायोटिक है, बताइए कौन सा एंटीबायोटिक देना चाहिए आपात घावों में, इमरजेंसी घाव में, बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका मेट्रोनिडाजोल, क्या हो जाएगा, मेट्रोनिडाजोल इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोनिडाजोल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेट्रोनिडाजोल क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जैसे एंड्रेएरोबिक बैक्टीरिया पर प्रभावित होता है, ठीक है, मेट्रोनिडाजोल क्लोस्ट्रीडियम टिटानी जैसे एंड्रेएरोबिक बैक्टीरिया पर प्रभावी होता है, ठीक है, तो राइट आंसर आप लगा लीजिए ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन आता है हमारा फोर क्वेश्चन है हमारा, फोर क्वेश्चन है हमारा, इन मैनेजमेंट ऑफ एनाफ्लेक्टिक शॉक आफ्टर इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन व्हाट नेक्स्ट इमीडिएट स्टेप इज, मतलब एनाफ्लेक्टिक शॉक प्रबंधन में इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन देने के बाद अगला तुरंत कदम क्या है, बताइए, एनाफ्लेक्टिक शॉक प्रबंधन में इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन देने के बाद अगला तुरंत कदम क्या है, बताइए, एपिनेफ्रिन दे देते हैं आप, उसके बाद आपका अगला कदम तुरंत कदम क्या होगा, क्या होगा बताइए, राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन ए कहता है हमारा एडमिनिस्टर कॉर्टिकोस्टेरॉइड आईवी, ऑप्शन नंबर बी है हमारा एस्टेब्लिश एयरवे एंड गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन, मतलब वायुमार्ग सुरक्षित करें और उच्च प्रवाह ऑक्सीजन दे, ऑप्शन सी हमारा गिव एंटीहिस्टामाइंस इंट्रावेनसली, मतलब अंतःशिरा एंटीहिस्टामाइन देना, ऑप्शन डी है गिव आईवी फ्लूइड रैपिडली, मतलब तरल पदार्थ अंतःशिरा तेजी से देना, तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, एनाफ्लेक्टिक शॉक प्रबंधन में इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन देने के बाद अगला तुरंत कदम क्या है, क्या होगा अगला तुरंत कदम, क्या होगा इनमें से बताइए अगला कदम, तो राइट आंसर लगा लीजिए आप इसका, क्या लगाना है, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एस्टैब्लिश
एयरवे एंड गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन, क्या हो जाएगा, एस्टेब्लिश एयरवे एंड गिव हाई फ्लो ऑक्सीजन, मतलब वायु मार्ग सुनिश्चित करें और उच्च प्रवाह ऑक्सीजन दे। क्या करना है, वायु मार्ग को सुनिश्चित करना है और उच्च प्रवाह ऑक्सीजन देना है, मतलब हाई डोज पर ऑक्सीजन देना है। ठीक है, एपिनेफ्रिन देने के बाद वायु मार्ग सुरक्षित करना है और ऑक्सीजन देना जीवन रक्षक होता है, ऑक्सीजन देना जरूरी है। ठीक है, हाई फ्लो पर ऑक्सीजन देना है, ठीक है, उच्च प्रवाह पर ऑक्सीजन दे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 5 क्वेश्चन है हमारा, Which among following is not a side effect of high dose steroid in emergency care? क्या है, Which among following is not a side effect of high dose steroid in emergency care? मतलब नीचे से कौन सा हाई डोज स्टेरॉइड्स के पार्श्व प्रभाव नहीं है, बताइए नीचे से कौन सा हाई डोज स्टेरॉइड्स के पार्श्व प्रभाव नहीं है, कौन नहीं है इनमें से, नहीं है पूछा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन ए है हाइपरग्लाइसीमिया, ऑप्शन बी हमारा इम्यूनोसप्रेशन मतलब प्रतिरक्षा दबाव, ऑप्शन सी हमारा ऑस्टियोपोरोसिस, ऑप्शन सी हमारा ऑस्टियोपोरोसिस इफ शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब यदि अल्प अवधि हो तो अस्थि क्षय, ऑप्शन डी हमारा पेप्टिक अल्सर मतलब पेप्टिक अल्सर। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, नीचे से कौन सा हाई डोज स्टेरॉइड्स के पार्श्व प्रभाव नहीं है, इनमें से बताइए कौन सा हाई डोज स्टेरॉइड्स के पार्श्व प्रभाव नहीं है, कौन नहीं है पार्श्व प्रभाव, स्टेरॉइड का पार्श्व प्रभाव, स्टेरॉइड कौन नहीं है इनमें से बताइए, स्टेरॉइड के पार्श्व प्रभाव कौन नहीं है, तो देखिए कौन नहीं है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया ये तो होगा नहीं, प्रतिरक्षा दबाव ये भी नहीं हो सकता, पेप्टिक अल्सर भी नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्या हो जाएगा, ऑस्टियोपोरोसिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन मतलब यदि अल्प अवधि हो तो अस्थि क्षय, क्या होगा, यदि अल्प अवधि हो तो अस्थि क्षय, हाई डोज पूछा है, ये क्या है अल्प अवधि, ठीक है, यदि अल्प अवधि हो तो अस्थि क्षय हो सकता है। ठीक है, यदि अल्प अवधि हो तो अस्थि क्षय इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑस्टियोपोरोसिस एक शॉर्ट ड्यूरेशन, ठीक है, स्टेरॉइड का अल्पकालिक उपयोग हड्डियों को नहीं तोड़ता, क्या करता है, स्टेरॉइड का अल्पकालिक उपयोग हड्डियों को नहीं तोड़ता, अस्थि क्षय लंबी अवधि में होता है, अस्थि क्षय का होता है लंबी अवधि में होता है अस्थि क्षय। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर सी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 6 क्वेश्चन है हमारा, वन सस्पेक्टिंग मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन ड्रग टू गिवन इमीडिएटली इन फील्ड इज मतलब यदि आपको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का संदेह हो तो क्षेत्र में तुरंत दी जाने वाली दवा है, बताइए इसमें कौन सी दवा है, यदि आपको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का संदेह हो तो क्षेत्र में तुरंत दी जाने वाली दवा है, तो इनमें से क्या दवा है बताइए, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है सबलिंगल नाइट्रोग्लिसरीन, ऑप्शन बी हमारा ओरल बीटा ब्लॉकर, ऑप्शन सी हमारा इंट्रावेनस थ्रोम्बोलाइटिक, ऑप्शन डी हमारा हाई डोज स्टेटिन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, यदि आपको मायोकार्डियल इंफ्रेक्शन का संदेह है तो क्षेत्र में दी जाने वाली तुरंत दवा क्या है, क्षेत्र में तुरंत दी जाने वाली दवा है, बताइए क्या है इनमें से, राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन, क्या हो जाएगा सबलिंगुअल नाइट्रोग्लिसरीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी धमनियों को फैलाता है, क्या करता है नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी धमनियों को फैलाता है और सीने के दर्द में राहत देता है। ठीक है, ये क्या करता है, नाइट्रोग्लिसरीन कोरोनरी धमनियों को फैलाता है और सीने के दर्द में राहत देता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 7 क्वेश्चन है हमारा, What is the dose of adrenaline epinephrine for child in anaphylaxis given intramuscularly? मतलब
मतलब बाल में एनाफ्लेक्सिस होने पर इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन की मात्रा है। अब बताइए इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन की मात्रा कितनी है। बताइए एपिनेफ्रिन कितनी देंगे, कितना डोज देंगे एपिनेफ्रिन का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, क्वेश्चन नंबर 7 का, बाल में एनाफ्लेक्सिस होने पर इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन की मात्रा है। बताइए कितनी है एपिनेफ्रिन की मात्रा, कितनी देनी चाहिए एपिनेफ्रिन। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बाल मतलब हुआ बच्चे, ठीक है, बच्चों में, बाल मतलब हुआ बच्चों में एनाफिलेक्सिस होने पर इंट्रामस्कुलर एपिनेफ्रिन की मात्रा है, बताइए क्या होगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.01 mg पर kg ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन, ठीक है, क्या होगा 0.01 mg पर kg ऑफ 1:1000 सॉल्यूशन, ठीक है। तो राइट आंसर लगा लीजिए ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में एनाफ्लेक्सिस के लिए यह मानक सुरक्षित इंट्रामस्कुलर डोज है, ठीक है, क्या है, बच्चों में एनाफ्लेक्सिस के लिए ये मानक सुरक्षित इंट्रामस्कुलर डोज है बच्चों के लिए, ठीक है। तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 8 क्वेश्चन है हमारा, फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद ऑर्गेनोफॉस्फेट द स्टैंडर्ड एंटीडोट इज। फॉर इमरजेंसी ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजनिंग विद ऑर्गेनोफॉस्फेट्स द स्टैंडर्ड एंटीडोट इज। मतलब ऑर्गेनोफॉस्फेट द्वारा विषाक्तता की आपात स्थिति में मानक प्रतिवर्ष मतलब कि एंटीडोट है। बताइए एंटीडोट कितना है, इनमें से क्या है एंटीडोट, बताइए एंटीडोट क्या हुआ, प्रतिवर्ष एंटीडोट है, बताइए क्या है, प्रतिवर्ष को बोलते हैं एंटीडोट, ठीक है। ऑर्गेनोफॉस्फेट द्वारा विषाक्तता की आपात स्थिति में मानक प्रतिवर्ष या एंटीडोट है, बताइए क्या है। ऑप्शन ए है नालैक्सोन, ऑप्शन बी है एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्सिम, ऑप्शन नंबर सी हमारा विटामिन के, ऑप्शन डी हमारा प्रोटोमाइन सल्फेट, प्रोटामाइन सल्फेट। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ, ऑर्गेनोफॉस्फेट द्वारा विषाक्तता की आपात स्थिति में मानक प्रतिवर्ष या एंटीडोट है, बताइए क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं ये जरूर बताइएगा आप, ठीक है। इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं लास्ट में ये आप जरूर बताइएगा कि आपके क्वेश्चन कितने सही हुए हैं, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइम, क्या हो जाएगा एट्रोपिन प्लस प्रेलिडोक्साइम, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एट्रोपिन मस्करीनिक प्रभाव को रोकता है और प्रेलिडोक्साइम एंजाइम को पुनः सक्रिय करता है। क्या करता है, एट्रोपिन मस्करीनिक प्रभाव को रोकता है और प्रेलिडोक्साइम एंजाइम को पुनः सक्रिय करता है, ठीक है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है 9 क्वेश्चन है हमारा, इन हेमरेजिक शॉक इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइसेस, क्या है इन हेमरेजिक शॉक इनिशियल फ्लूइड ऑफ चॉइसेस, मतलब रक्तस्रावी शॉक में प्रारंभिक तरल पदार्थ चयन है, बताइए रक्तस्रावी शॉक में प्रारंभिक तरल पदार्थ चयन है, बताइए इनमें से कौन सा तरल पदार्थ है, एक तरल पदार्थ बताइए इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन ए है रिंगर्स लैक्टेट, ऑप्शन बी हमारा हाइपरटोनिक स्लाइन, ऑप्शन नंबर सी हमारा डेक्सट्रोज 5%, ऑप्शन डी हमारा होल ब्लड ट्रांसफ्यूजन मतलब संपूर्ण रक्त अंतःप्रवाहन। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। रक्तस्रावी शॉक में प्रारंभिक तरल पदार्थ चयन है, बताइए क्या है तरल पदार्थ इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। रिंगर्स लैक्टेट, क्या हो जाएगा रिंगर्स लैक्टेट, इसका राइट आंसर हो जाएगा रिंगर्स लैक्टेट, ठीक है। रिंगर्स लैक्टेट एक समापचयी तरल है जो
रक्त की कमी को पूरा करता है। क्या करता है ये रक्त की कमी को पूरा करता है। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 10 क्वेश्चन है हमारा। This drug is contraindicated in pregnancy for emergency use in first trimester due to teratogenicity. ड्यू टू टेराटोजेनेसिटी मतलब गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में आपात उपयोग हेतु निम्न में से कौन सी दवा भ्रूण विघटनशीलता के कारण निषेध है। बताइए, विघटनशीलता को बोलेंगे टेराटोजेनेसिटी। क्या बोलेंगे? टेराटोजेनेसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो बताइए गर्भावस्था के प्रथम तिमाही में आपात उपयोग हेतु निम्न में से कौन सी दवा भ्रूण विघटनशीलता के कारण निषेध है। बताइए कौन सी दवा होगी। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं हम। ऑप्शन क्या है हमारे? चलिए ऑप्शन ए है हमारा टेट्रासाइक्लिन, ऑप्शन बी है पेनिसिलिन, ऑप्शन सी हमारा पैरासीटामोल, ऑप्शन डी हमारा इंसुलिन। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में पूछा है हमारा गर्भावस्था की प्रथम तिमाही में आपात उपयोग हेतु निम्न में से कौन सी दवा भ्रूण विघटनशीलता के कारण निषेध है। भ्रूण विघटनशीलता के कारण निषेध कौन सी दवाई है इनमें से? तो वो है टेट्रासाइक्लिन। क्या है? टेट्रासाइक्लिन है। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेट्रासाइक्लिन भ्रूण की हड्डियों और दांतों पर असर डाल सकता है। क्या है? टेट्रासाइक्लिन जो है भ्रूण की हड्डियों और दांतों पर असर डाल सकता है, इसलिए गर्भावस्था में ये निषेध है। ठीक है, क्यों निषेध है? क्योंकि ये भ्रूण की हड्डियों और दांतों पर असर डाल सकता है, इसलिए गर्भावस्था में ये निषेध है। ठीक है, भ्रूण में उस समय दांत नहीं आते हैं। आप बोलेंगे भ्रूण में दांत आते नहीं है, पर आगे तो आएंगे ना भ्रूण में दांत। तो वो जो दांत आते हैं उस चीज को ही खत्म कर देगा, तो दांत कहाँ से आएंगे बताइए। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 11 क्वेश्चन है हमारा। इन केस ऑफ स्टेटस एपिलेप्टिकस फर्स्ट ड्रग ऑफ चॉइसेस मतलब स्थिति मृगी मतलब कि स्टेटस एपिलेप्टिकस के मामले में पहला चयनित दवा है। बताइए पहली चयनित दवा इनमें से कौन सी होगी? स्थिति मृगी के मामले में पहला चयनित दवा है। ऑप्शन ए है फेनिटोइन आईवी, ऑप्शन बी हमारा लोराजेपम आईवी, ऑप्शन नंबर सी है हमारा फेनोबार्बिटल ओरल, ऑप्शन नंबर डी हमारा डाइजेपम पर रेक्टम। बताइए राइट आंसर क्या हुआ? स्थिति मृगी के मामले में पहली चयनित दवा है। बताइए कौन सी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, लोराजेपम अंतासेरा। क्या हो जाएगा? लोराजेपम अंतासेरा, लोराजेपम आईवी। ठीक है, लोराजेपम आईवी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोराजेपम तेजी से कार्य करता है और मिर्गी के दौरे में प्राथमिक दवा है ये। ठीक है, क्या है? मिर्गी के दौरे में प्राथमिक दवा है ये लोराजेपम। ठीक है, लोराजेपम अंतासेरा मतलब कि आईवी मार्ग, इंट्रावेनस। ठीक है, इंट्रावेनस बोलते हैं इसको, इंट्रावेनस लिखाएगा नहीं, इंट्रावेनस। ठीक है, लोराजेपम इंट्रावेनस अंतासेरा मतलब की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 12 क्वेश्चन है हमारा। During emergency management of anaphylaxis, this antihistamine is commonly used as adjunct therapy। मतलब एनाफ्लेक्सिस का आपात प्रबंधन करते समय सहायक चिकित्सा के रूप में सामान्यतः कौन सा एंटीहिस्टामिन प्रयोग किया जाता है? बताइए कौन सा एंटीहिस्टामिन प्रयोग किया जाता है? एनाफ्लेक्सिस का आपात प्रबंधन करते समय सहायक चिकित्सा के रूप में सामान्यतः कौन सा एंटीहिस्टामिन प्रयोग किया जाता है? कौन सा एंटीहिस्टामिन प्रयोग किया जाता है इनमें से? ऑप्शन ए है क्लोरोफेनिरामाइन,
ऑप्शन बी हमारा फेक्सोफेनाडिन, ऑप्शन नंबर सी हमारा लोराटाडिन, ऑप्शन डी हमारा सिट्रीजिन। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका। तो राइट आंसर लिख लीजिए आप इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लोरफेनिरामाइन क्या हो जाएगा, क्लोरफेनिरामाइन इसका राइट, क्लोरफेनिरामाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह एक सामान्यतः प्रयुक्त नींद लाने वाली एंटीहिस्टामिन है। क्या है ये, यह एक सामान्यतः प्रयुक्त नींद लाने वाली एंटीहिस्टामिन है जो एलर्जी में दिया जाता है। क्या है ये, एलर्जी में दी जाती है दवाई। ठीक है, क्लोरफेनिरामाइन। ठीक है, क्लोरफेनिरामाइन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 13 क्वेश्चन है हमारा। Which one is correct regarding use of aspirin in acute MI? मतलब तीव्र मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में एस्पिरिन उपयोग के संबंध में कौन सा सही है, कौन सा सही है बताइए। तीव्र मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में एस्पिरिन उपयोग के संबंध में कौन सा सही है। तो ऑप्शन ए है गिव 325 mg च्यवल असप, मतलब तुरंत चबाने योग्य 325 मिलीग्राम दें। ऑप्शन नंबर बी हमारा अवॉइड इन ऑल एजेस अंडर 18, मतलब 18 से कम उम्र में सभी में टालें। ऑप्शन नंबर सी हमारा ओनली आफ्टर थ्रोम्बोलाइटिक थेरेपी, मतलब केवल थ्रोम्बोलाइटिक चिकित्सा के बाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा नो बेनिफिट, मतलब कोई लाभ नहीं। तो बताइए तीव्र मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में एस्पिरिन उपयोग के संबंध में कौन सा सही है, सही कौन सा है, सही कौन सा है इनमें से बताइए। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका तीव्र मायोकार्डियल इंफ्रक्शन में एस्पिरिन का उपयोग क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए गिव 325 mg च्यवल एसएफ, मतलब तुरंत चबाने योग्य 325 मिलीग्राम दें। ठीक है, चबाने वाली जो दवाई आती है, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है तो एस्पिरिन टेबलेट आती है 325 चबाने वाली, वो अगर आप पेशेंट को दे दें तो जो सीने में दर्द हो रहा है वो सीने में दर्द नहीं होता है। ठीक है, सीने में दर्द कम हो जाता है, हार्ट अटैक आने की संभावना कम हो जाती है। ठीक है, तो हार्ट पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। तो राइट आंसर लगा लीजिए आप, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चबाने योग्य एस्पिरिन तेजी से कार्य करता है। क्या होता है, चबाने वाली जो दवाई होती है वो तेजी से काम करती हैं और हृदयघात और खून के थक्के को बढ़ने से रोकती है। ये मेडिसिन जो है, जो चबाने वाली मेडिसिन है वो क्या करती है, हृदयघात मतलब कि हार्ट अटैक और खून के थक्के को बढ़ने से रोकती है ये। ठीक है, तो हार्ट अटैक वाले पेशेंट को ये मेडिसिन दी जाती है। ठीक है, 325 एस्पिरिन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आता है हमारा 14 क्वेश्चन है हमारा। A 60-year-old with acute pulmonary edema with diuretic is preferred, मतलब तीव्र पल्मोनरी एडिमा वाले 60 वर्षीय में कौन सा डायूरेटिक पसंदीदा है। बताइए तीव्र पल्मोनरी एडिमा वाले 60 वर्षीय में कौन सा डायूरेटिक पसंदीदा है। बताइए डायूरेटिक के लिए कौन सी मेडिसिन देंगे इनमें से। तो ऑप्शन ए है हमारा स्पाइरोनोलेक्टोन, ऑप्शन बी है हमारा फ्यूरिसेमाइड अंतासिराबोलस, ऑप्शन नंबर सी है हमारा हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड ओरली, ऑप्शन डी है मैनिडॉल। तो बताइए तीव्र पल्मोनरी एडिमा वाले 60 वर्षीय में कौन सा डायूरेटिक पसंदीदा है। बताइए कौन सा है इनमें से। राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्यूरेसेमाइड आईबी बोलस। क्या होगा, फ्यूरेसेमाइड आईबी बोलस इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्यूरोसेमाइड पल्मोनरी एडिमा में तरल को तेजी से हटाता है। क्या करता है फ्यूरोसेमाइड पल्मोनरी एडिमा में तरल को तेजी से हटाता है ये। ठीक है, तो राइट आंसर आप ऑप्शन नंबर क्या लगा लीजिए, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन आता है हमारा 15, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन है हमारा। इन इमरजेंसी फॉर सीवियर एलर्जिक रिएक्शन adjunct therapy after epinephrine and antihistamine is,
मतलब आपात स्थिति में गंभीर एलर्जी प्रतिक्रिया में एपिनेफ्रिन व एंटीहिस्टामिन के बाद सहायक चिकित्सा है। बताइए एपिनेफ्रिन और एंटीहिस्टामिन के बाद सहायक चिकित्सा है, बताइए कौन सी चिकित्सा है सहायक, कौन सी चिकित्सा सहायक है इनमें से? तो ऑप्शन ए है कॉर्टिकोस्टेरॉइड आईवी, ऑप्शन बी हमारा ल्यूकोट्रिएन रिसेप्टर एंटागनिस्ट, ऑप्शन सी हमारा एंटीफंगल एजेंट, ऑप्शन डी हमारा डीकॉन्जेस्टेड नेजल स्प्रे, डीकॉन्जेस्टेड नेजल स्प्रे। तो बताइए राइट आंसर क्या हुआ इसका? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड अंतःशिरा क्या हो जाएगा? कॉर्टिकोस्टेरॉइड अंतःशिरा हो जाएगा इसका राइट आंसर। स्टेरॉइड एलर्जी की सूजन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। क्या होते हैं? स्टेरॉइड जो होते हैं वो एलर्जी की सूजन को नियंत्रित करने में सहायक होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा लीजिए। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।